रात के फ़ोन ने जॉर्ज को डरा कर रख दिया था। उसने इस बारे में जोसेफ को फ़ौरन बताया। जोसेफ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो दोनों दूसरे दिन एक साथ मिले और फिर जोसेफ ने जॉर्ज की पूरी बात सुनी। उसने फ़ोन भी चेक किया, उसी नंबर से कॉल आया था। इन दोनों के माथे पर डर के मारे पसीना था और इनकी दिलों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि खौफ अब इनके रोम रोम में समा चुका था। इतने दिनों के बाद एक बार फिर ये खौफ के साए में थे। इन लोगों ने फैसला किया कि अब वो इस नंबर को ही बदल डालेंगे। लिहाजा उन लोगों ने यही किया और उस नंबर को चेंज कर दिया। दूसरा नंबर लेकर वो ये सोचकर मुतमईन थे कि अब उस नंबर पे उस फ़ोन से कॉल नहीं आएगा, क्योंकि इस नंबर के बारे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। वो दोनों अब थोड़ा सा मुतमईन हुए, लेकिन खौफ अभी भी उनके दिल में था। नंबर बदलने के बाद 2 दिनों तक उनके मोबाइल पर कॉल नहीं आई। उन्होंने यही समझा कि अब वो इस मुसीबत से बाहर निकल चुके हैं। मगर एक बार फिर से रात को जोसेफ के मोबाइल पर कॉल आई। उसने डरते हुए वो कॉल उठाई और उधर से आवाज़ आई, हेलो, मैं पीटर बोल रहा हूँ। जोसेफ, मुझसे बात करो। ये सुनकर जोसेफ डर के मारे चीख पड़ा। उसने अपना मोबाइल फेंक दिया, लेकिन मोबाइल से मुसलसल आवाज़ आ रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और फ़ोन उठाकर कट कर दिया और तुरंत उसने जॉर्ज को फ़ोन मिलाया। जॉर्ज ने जब फ़ोन उठाया तो जोसेफ उसे सारी बातें बताने लगा। उसकी बात सुनकर जॉर्ज भी दंग था। वो कहने लगा, यार, जो तुम मुझे बता रहे हो यही बात मैं तुमसे कहने वाला था। मैंने भी अभी डायल करना शुरू ही किया था कि तुम्हारा कॉल आ गया। यार, पीटर का नंबर मेरे मोबाइल पर भी आया था। उसने मुझे कॉल किया था और मुझसे बातें करने को कह रहा था और मुझे धमकियां दे रहा था। अब ये बात सुनकर दोनों लोगों की हालत ख़राब हो गई। दोनों लोग दूसरे दिन फिर मिले। नंबर बदलने के बाद भी उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिला था। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो अब मोबाइल ही नहीं रखेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसलिए उन लोगों ने उस मोबाइल को तोड़ के फेंक दिया और अपने पास कोई भी मोबाइल ना रखने का फैसला किया। और ये करके वो लोग वहाँ से वापस आ गए। अब ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके ज़रिए पीटर उनसे संपर्क कर पाता। वो लोग रात को चैन से सोने की कोशिश करने लगे, मगर खौफ ऐसा था कि उन्हें नींद नहीं पड़ रही थी। उनके कानों में पीटर की आवाज़ लगातार गूंज रही थी, लेकिन उस दिन उनके हाथ में फ़ोन नहीं था। इसलिए ना कोई कॉल हुई और ना ही कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। वो लोग धीरे धीरे नींद की आगोश में चले गए। अब कुछ देर के बाद, लगभग आधी रात के वक्त, जॉर्ज को थोड़ी घुटन सी होने लगी। उसे यूं लगा कि जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। इस घुटन की वजह से जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने चारों ओर अंधेरा पाया, लेकिन इसके साथ वो ये महसूस कर रहा था कि वो जैसे किसी बहुत ही छोटी और बंद जगह में लेटा हुआ हो। उसने जब ठीक से गौर किया तो अपने चारों ओर एक अजीब से बक्से को महसूस किया, जिसके अंदर वो बंद था। फिर एकाएक उस बक्से में रोशनी हुई और जो नज़ारा अब उसने देखा, वो देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। वो पीटर की डेड बॉडी के बगल में लेटा हुआ था और पीटर उसे घूर रहा था। ये देखकर वो खौफ के मारे चीख पड़ा, मगर इस जगह पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। पीटर लगातार उसे देख रहा था, लेकिन जॉर्ज कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ चीखे ही जा रहा था। वो उठना चाहता था, लेकिन कॉफिन में इतनी जगह नहीं थी
कि वो उठ सकता। उसने देखा कि पीटर अपनी जगह से उठकर बैठ रहा था। न जाने इतनी सी जगह में वो कैसे बैठ पा रहा था, लेकिन वो उठकर बैठा और उसने मुड़ के एक बार फिर से जॉर्ज को देखा। उसकी वहशतनाक शक्ल देखकर जॉर्ज खौफ से कांप रहा था। पीटर ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस फोन को कट मत करो, मुझसे बात करो, मगर तुमने मेरी सुनी अनसुनी कर दी और फोन को फेंक दिया। तुमने मुझे बुलाया है, तुम मुझसे बात करना चाहते थे। मैं तुमको और तुम्हारे दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यही देखना चाहते थे ना कि मौत के बाद आखिर होता क्या है। तो लो, अब देखो, मौत के बाद मैं तुम्हारे सामने हूं। ये कहकर पीटर जोरदार ठहाके लगाने लगा और उसी के साथ साथ उस कब्र के अंदर अजीबोगरीब और शक्लें दिखाई पड़ने लगी जो बेहद डरावनी थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक। वो शक्लें कुछ बच्चों की थीं, कुछ औरतों की थीं, कुछ बुजुर्गों की थीं और कुछ नौजवानों की थीं। ऐसे ऐसे लोगों की शक्लें थीं जिन्हें देखकर वो खौफ खा रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे उसकी जान अभी निकल जाएगी। उसका शरीर काम करना बंद कर रहा था। खौफ के मारे वो पसीने से भीग चुका था और वो अब वहां से निकलना चाहता था, लेकिन वो लाचार था। उन सभी वहशतनाक चेहरों के आगे घिरा हुआ था। वो सारे चेहरे जो उसे दिखाई पड़ रहे थे धीरे धीरे करके अजीब सी आवाज में रोने लगे, चिल्लाने लगे, उसे डराने लगे और फिर वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे नोचने लगे, उसके जिस्म की बोटी करने लगे। वो चीखने लगा, दर्द से तड़पने लगा और उसके मुंह से आवाज आई, हे ईश्वर, मुझे बचा ले। ये कहने के बाद उसे बेहोशी छा गई और फिर वो एक झटके से अपने बेड पर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो अपने कमरे में ही था, मगर डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसका शरीर अकड़ रहा था और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पे जख्म थे। वो फौरन उठकर अपने दोस्त जोसेफ के यहाँ गया। जोसेफ को उसने अपनी हालत के बारे में बताया। ये सब सुनकर जोसेफ का और भी ज्यादा बुरा हाल था। जोसेफ ने उससे कहा, ये जो बात तुम मुझसे कह रहे हो, सेम यही चीज रात को मेरे साथ भी हुई। मैं भी जब सोने गया और सो गया तो कुछ देर के बाद मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मेरे ऊपर सांप रेंग रहे हों। जब मेरी आंख खुली तो एक बहुत बड़ा सांप मुझको चारों ओर से लपेटे हुए फन फैलाए खड़ा था। मैं खौफ के मारे चीखा, मगर मेरा चीखना बेकार था। फिर मैंने देखा कि वहीं पर पीटर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी शक्ल पहले से बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मैं उनसे यहाँ से जाने के लिए भीख मांगने लगा, उनसे माफ़ी मांगने लगा, मगर वो मुझे धमकियाँ दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, वो अब हमें ऐसे ही अजियतें देंगे। जोसेफ ने जॉर्ज से कहा, हमें ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, वरना ये हमें मार डालेगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं और हमारी मदद कौन करेगा? इस पर जोसेफ कहने लगा, एक शख्स है जो हमारी मदद कर सके, शायद उसके पास कोई चारा हो। हमें चर्च के फादर के पास चलना चाहिए, वो अक्सर ऐसे मामलात देखते हैं। इस पर जॉर्ज कहने लगा, तुम्हें यकीन है वो ये सब हैंडल कर पाएंगे? जोसेफ कहने लगा, हम चलकर देखते हैं, हम वैसे भी मुसीबत में पड़े हैं और हमें अब इससे छुटकारा पाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रहा। हमें बिना देर किए हुए चर्च के फादर से ही मिलना चाहिए। उन लोगों ने ये फैसला किया और वहाँ से पास के ही एक चर्च के फादर के पास गए। उन्होंने अपनी सारी बातें चर्च के फादर को बताई। चर्च के फादर उन पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने उनसे कहा
तुम लोगों ने ये जो हरकत की है ये बहुत ही गलत हरकत है और इसकी वजह से पीटर की आत्मा तुम लोगों को परेशान कर रही है। उसके फ्यूनरल से तुम लोगों ने खिलवाड़ किया है और ऐसा करने से उसकी आत्मा पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाई है। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। अगर पीटर को मनाया नहीं गया तो वो तुम लोगों की जान लेकर ही मानेगा। चर्च के फादर की बात सुनकर दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे, डर गए और उनसे कहने लगे, फादर कोई तो हल होगा, हमें किसी तरह से बचा लो, हम अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। चर्च के फादर ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ कर ना सका तो इसमें मेरा दोष नहीं है। तुम्हें सबसे पहले पीटर के घर वालों से बात करनी होगी और उन्हें सब कुछ सच बताना होगा और उसके बाद ही तुम्हें पीटर की आत्मा से छुटकारा मिलेगा। उन दोनों को इसके अलावा और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों लोगों ने इस बात को मान लिया और चर्च के फादर के साथ दोनों लोग पीटर के घर वालों के पास चले गए। उन्होंने वहां पर अपने किए की माफ़ी मांगी, उन्हें सब कुछ सच सच बताया। लोग उन पर नाराज भी हुए। माइकल, जो उनका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने भी उसे खरी खोटी सुनाई, मगर वो लोग अब सिर्फ मुंह लटकाए खड़े थे और अपने किए पर पछता रहे थे। चर्च के फादर ने उन्हें समझाया कि हमें फिर से फ्यूनरल परफॉर्म करना पड़ेगा, इससे ही पीटर की आत्मा को शांति मिलेगी। घर वालों की रजामंदी पर दोबारा से पीटर का फ्यूनरल हुआ। उनकी कब्र खोदी गई और फिर से सारे रस्म रिवाज के साथ और अच्छे से उनका फ्यूनरल किया गया। चर्च के फादर ने जॉर्ज और जोसेफ को पीटर से माफ़ी मांगने को कहा। दोनों लोग पीटर की कब्र के पास बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगे और उनसे कहने लगे कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले आए। चर्च के फादर ने कहा कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अब पीटर की आत्मा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। वो लोग अपने अपने घर आ तो गए, मगर डर एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार दिल में बैठ जाए तो दोबारा आसानी से निकलती नहीं है। यही हाल जॉर्ज और जोसेफ का भी था। उन्हें हर एक आवाज़, हर एक आहट यही लगती कि जैसे वो पीटर की आहट हो, वो पीटर की आवाज़ हो। किसी और का फ़ोन बजता तो इनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसी हरकत करके इन लोगों ने न सिर्फ पीटर के फ्यूनरल को ख़राब किया था, बल्कि इन्होंने खुद की भी ज़िंदगी को खौफनाक बना लिया था। इन्हें इस सदमे से उभरने में बहुत समय लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, इनके दिल से ये खौफ भी निकल गया। इन लोगों को फ़ोन भी लेकर दिया गया। अब उसमें किसी की भी कॉल नहीं आती थी, कोई भी इन्हें परेशान नहीं करता था। 5 साल के बाद ये दोनों लोग पहले की तरह नॉर्मल हो गए। अब ये शरारत नहीं करते थे, लेकिन जब भी इस घटना को याद करते थे तो खौफ इनके चेहरे पर उतर आता था। दोस्तों, ये था जाग उठा मुर्दा कहानी का आखिरी हिस्सा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।